काफी समय तक भारतीय जनता पार्टी को एक उत्तर भारतीय पार्टी माना गया। कर्नाटक ने इस भ्रम को तोड़ा। आज जब कर्नाटक में एक बार फिर चुनाव है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। कितना जरूरी है दक्षिण के इस द्वार को खुला रखना अपने लिए? नहीं, दक्षिण का द्वार खुला ही नहीं बल्कि खुला रखना आवश्यक नहीं है, बल्कि दक्षिण का द्वार तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी वहां सरकार कर्नाटक में हमारी बन चुकी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी, वैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना जब एक साथ था तब भी भारतीय जनता पार्टी की वहां पर एक अच्छी खासी लोकप्रियता थी। हाँ, यह बात सच है कि हम वहां पर गवर्नमेंट नहीं बना सके। पर एंटी इनकम्बेंसी कह रहे हैं इस बार बड़ा फैक्टर होगा। कई सारे ऐसे सर्वेज हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी को बड़ा नुकसान। कर्नाटक की जनता इस हकीकत को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को 2018 के चुनाव में क्लियर मेजॉरिटी हासिल नहीं हो पाई थी। इसलिए पहले 6 दिन के लिए येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने। फिर जो तीसरे नंबर की पार्टी थी जेडीएस, 18 महीने के लिए कुमार स्वामी के नेतृत्व में उनकी सरकार बनी। तब फिर जाकर जो है फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो जो पूरा समय मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को काम करने के लिए, वो पूरा समय नहीं मिल पाया था। लेकिन फिर भी चाहे येदियुरप्पा जी का नेतृत्व रहा हो, चाहे आज बसवराव जी मुंबई का नेतृत्व हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी विकास कार्य वहां किया है उसका प्रभाव कर्नाटक की जनता पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो क्या ये स्पष्ट है कि मुंबई ही चेहरा होंगे? तो क्या ये स्पष्ट है कि मुंबई चेहरा है? अब ये देखिए, इस संबंध में तो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ही फैसला करती है, लेकिन इस समय मुख्यमंत्री मुंबई जी हैं। जी, एंटी इनकम्बेंसी, इसके साथ आपके बड़े नेताओं का छोड़कर जाना कांग्रेस की ओर, ये चीजें नुकसान नहीं करेंगी? देखिए, हर चुनाव में ऐसा होता है। प्राय 1-2 नेता इधर उधर, किसी को टिकट नहीं मिला अथवा अन्य कोई दूसरा कारण रहा, उसके कारण छोड़कर इधर उधर जाते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर उसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने वाला है। बाकी राज्यों में बीजेपी का जो छवि है और जिन मुद्दों को आप सामने रखते हैं, कर्नाटक में उससे उलट आपके जो विरोधी हैं आपको उन्हीं मुद्दों पर घेर रहे हैं। जो 40% का आरोप लगाया जाता है, भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया जाता है। देखिए, देश की जनता इस मामले में पूरी तरह से आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय मोदी जी का नेतृत्व है। भ्रष्टाचार करने का कोई दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि जब से हमारी गवर्नमेंट आई है मोदी जी के नेतृत्व में, पिछले 9 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा, न तो किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप कभी लगा है, न हमारी सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इसलिए भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर देश की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि मोदी जी हैं और उनके संज्ञान मेरी बात आ गई तो किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस, इसी पॉलिसी को इख्तियार करती है। पर ये तो सेंटर पे ना सर, कर्नाटक को लेकर तो ये किसी स्टेट में भी यदि जानकारी मिल गई तो भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करेगी। आपको नहीं लगता ये मुद्दा होगा वहां के लोगों के लिए? क्योंकि विपक्ष सबसे जोर शोर से इसी चीज को उठा रहा है। देखिए, अब तो धीरे धीरे हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने जो कुछ भी करना शुरू किया है, केवल हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, या केवल भाषण ही नहीं देते हैं, बल्कि उन्होंने सिस्टम में बदलाव लाया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पिछले 9 वर्षों के अंदर लगभग 28 लाख करोड़ रुपया लोगों को ट्रांसफर किए गए हैं। एक भी पैसा का कहीं लीकेज है, कहीं कोई भ्रष्टाचार है। तो लोगों को भरोसा हो गया है कि ऐसे सिस्टम बनेंगे, अथवा इस प्रकार का सिस्टम काफी बन गया है कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम है। लेकिन भ्रष्टाचार यदि हमारे संज्ञान में आ गया, जानकारी में आ गया, तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। मोदी कितना बड़ा फैक्टर है? मोदी कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए, हर चुनाव में उनकी लोकप्रियता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है। अब हमें नहीं बतला सकते कितना बड़ा फैक्टर, कितने परसेंट है, कितने परसेंट लोकल लोग होते हैं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन उनकी लोकप्रियता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ऐसे में जब मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी तुलना एक
विषैले सर्प से कर देते हैं, तो इससे आपको लगता है लोगों के मन में क्या असर होगा? मुझे लगता है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसे ये लोग टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण इनको पीड़ा है। उसके कारण जैसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल सदमे में आ गई हो। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके अंदर वह शक्ति दे ताकि लोकप्रियता जी, मोदी जी की लोकप्रियता के कारण जो उनको सदमा पहुंचा है, जो पीड़ा हुई है, उसको वो सहन कर सके। पर क्या ऐसे आरोपों के जवाब में सोनिया गांधी के ऊपर टिप्पणी विष कन्या कहना सही होता है? देखिए, मैं बराबर इस पक्ष कर रहा हूं, किसी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैंने कभी किसी के संबंध में कोई अपशब्द का प्रयोग किया है तो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी उसे एंडोर्स नहीं किया है। राजनाथ जी, आप कर्नाटक जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। योगी आदित्यनाथ भी प्रचार कर रहे हैं वहां पर। उन्होंने एक नारा दिया, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। आपसे बेहतर यूपी को कौन जानता है? अच्छा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी योगी जी ने किया है इस कानून और व्यवस्था के हालात को लेकर, वह बहुत ही सराहनीय है। नो कर्फ्यू नो दंगा का नारा इसीलिए बड़ा है क्योंकि वहां पर विपक्ष ने आरोप लगा दिया कि ये सारी जो कार्रवाई हो रही है वो धर्म देखकर हो रही है। मैं समझता हूं कि एक भी ऐसी घटना नहीं होगी उत्तर प्रदेश में जिसके बारे में लोग ये कह सके कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव हुआ है। इसलिए यह तर्क यदि कोई देता है तो वह बेबुनियाद है, निराधार है। आपको लग रहा है कि योगी जी निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वहां की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में, उसको चुस्त दुरुस्त रखने में बहुत ही प्रभावी और सराहनीय भूमिका उन्होंने निभाई है। क्या कर्नाटक के दौरान भी पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है, खासकर जब मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आती है? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी तो कर रही है। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का क्या औचित्य था? क्या भारत का संविधान इस बात की हम इजाजत देता है? धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस हकीकत को जानते हुए भी कांग्रेस ने धर्म के आधार पर वहां पर रिजर्वेशन दिया। तो सचमुच वहां पर मजहब की राजनीति, धर्म की राजनीति और इस आधार पर पोलराइजेशन की कोशिश ये तो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम कभी अपीजमेंट की पॉलिसी को अख्तियार करके राजनीति नहीं करते हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी हमारी राजनीति का ये आधार है। क्योंकि देखिए ना, हिजाब का मुद्दा पिछले साल जो उठाया गया, उसके बाद एक झटका और हलाल का मुद्दा बड़ा चल रहा है कर्नाटक में। टीपू सुल्तान की लेगेसी का मुद्दा और हिस्ट्री का मुद्दा पूरा चल रहा है। तो इसीलिए कांग्रेस कहती है कि जो पोलराइजेशन, जो धर्म की राजनीति है, वो तो बीजेपी कर रही है। कतई नहीं है। ऐसी राजनीति बीजेपी ने कभी नहीं की है और ऐसी राजनीति हम करेंगे कभी। मैंने कहा ना कि इंसाफ और इंसानियत, ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस, यही हमारी राजनीति का आधार है। जो पसमानदा मुसलमानों की तरफ एक आउटरीच की कोशिश थी। हाँ, लेकिन जो जहां जस्टिफाइड होगा, जहां जो उचित होगा, वो हम कहने में संकोच नहीं करेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी सरकार की सेहत पर उसका असर पड़ जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति समाज बनाने के लिए करती है, देश बनाने के लिए राजनीति करती है। क्या इसमें इतिहास को रिविजिट करना एक उसका अंश हो जाता है? मैं इसीलिए जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि टीपू सुल्तान का मुद्दा बड़ा हो जाता है यहाँ पे। क्या इतिहास जिस तरीके से लिखा गया उसे दोबारा आपको लगता है कि रिविजिट करने की आवश्यकता हो जाती है? नहीं, मैं समझता हूँ यदि कहीं पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है तो उसको रिविजिट करने में कोई हर्ज नहीं है, किया जाना चाहिए। मैं तो प्रारंभ से इस मत का हूं। और अंग्रेजों के शासनकाल में ज्यादा इसमें कुछ इधर उधर तोड़ मरोड़ की गई है। तो टीपू सुल्तान को लेकर और क्लैरिटी की आवश्यकता है आपको? टीपू सुल्तान के मुद्दे को लेकर देखिए, टीपू सुल्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ। पूरे इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ। तो रिविजिट किया जाना चाहिए। प्रारंभ से हम इस मत के हैं। पसमानदा मुसलमानों को आउटरीच
की कोशिश बीजेपी की तरफ से नजर आ रही थी। आपको लगता है मुस्लिम रिजर्वेशन जैसे मुद्दे पर देखिए, वो भी छिटक जाएंगे? हर समाज के गरीब तबके पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना ध्यान केंद्रित किया है, केवल मुस्लिम समाज नहीं। क्योंकि यदि हम आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, उसको हम कम करना चाहते हैं, तो गरीबों के जीवन स्तर को स्वाभाविक रूप से हमको ऊपर उठाना ही होगा। राजनाथ जी, अभी आय की विषमता, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, ये कैसे कम हो सके, इसकी भी कोशिश करनी ही होगी। इसलिए समाज के किसी भी धर्म को मानने वाले लोग क्यों न हो, गरीबों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान हम लोगों ने केंद्रित किया है। इसीलिए पसंदा मुसलमानों की भी बात आती है। पर उससे मुस्लिम रिजर्वेशन से उनके मन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको लग रहा है? अगर नहीं पड़ना चाहिए। जब कर्नाटक को हम देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी वहां देखते हैं, तो अभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर आपकी मौजूदगी उस हिसाब से नहीं है। क्या इन चुनावों के जरिए ही जिन इलाकों में खासकर आप भी जा रहे हैं, वहां पर बीजेपी को कर्नाटक के उन हिस्सों तक भी ले जाने का प्रयास है, उन समुदायों, देखिए, कर्नाटक का कोई हिस्सा ऐसा शेष नहीं बचा है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की पहुंच न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में रह चुकी है, इसके पहले भी सरकार रह चुकी है। पर फिर भी पैन कर्नाटक नहीं माना जाता है? नहीं, क्यों नहीं? क्लियर मेजॉरिटी हमारी रही है, सरकार हम बना चुके हैं। इसलिए ये कहना कि पूरे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नहीं है, ये मैं समझता हूं कि भाजपा के साथ ये इंसाफ नहीं होगा। एससीओ की बैठक पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत कड़ा स्टैंड आपने लिया वहां पर, और किस बात की बैठक? सुर्खियां हुई जी, जो डिफेंस मिनिस्टर्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जी एससीओ में, उसमें आपने बड़ा कड़ा स्टैंड लिया टेररिज्म को लेकर। भारत का स्टैंड वही रहेगा चाहे हमारे सामने बैठा देश कोई हो, ये आपने स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल साफ तौर। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो वर्चुअली ही कनेक्ट हुए, आपका मैसेज पहुंचा ना? लेकिन नहीं, डिफेंस मिनिस्टर्स वो स्वयं शामिल नहीं हुए। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो उनके सलाहकार थे। सच्चाई यह है कि मैं उस डिफेंस मिनिस्टर को मैं पहचानता नहीं था। शायद यदि मुझे मालूम होता कि वो यह डिफेंस मिनिस्टर नहीं है तो मैं कुछ और सोचता। लेकिन पुंछ का जो हमला हुआ राजनाथ जी, उसमें हम सीधे देख रहे हैं फॉरेन हैंड, उसमें हम सीधे देख रहे हैं पाकिस्तान का हाथ। कहां पर? पुंछ का जो हमला हुआ था अभी। नहीं, मुझे तो पूरी साफ तौर पर दिखाई देता है, मेरा व्यक्तिगत मत है। और पाकिस्तान की इस प्रकार की हरकतों से बाज आना चाहिए, अब बाज आना ही होगा, नहीं चल सकता है लंबे समय तक। बहुत दुखद। कल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भी मैंने दो टूक शब्दों में स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। बहुत दुखद भी था जिस तरह से हमारे जवान ईद के लिए वहां पर आउटरीच होता है लोकल्स के साथ, और उस समय उन पर आक्रमण करके इस तरह से करना। क्या समीक्षा भी की जा रही है कुछ? क्योंकि थे तो वो एक ऐसी ड्यूटी पर जहां से उनको वो सामान लेकर आना था, और उन पर यह हमला होगा ऐसा कायराना वो किसी ने सोचा नहीं। इस प्रकार की कायराना हरकत बराबर जो है वहां के आतंकवादियों के द्वारा होती ही रहती है, लेकिन हमारे हम सेना और सुरक्षा के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वहां चाहे हमारे सेना के जवान हो, चाहे वहां की हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, और चाहे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, सबके बीच वहां पर जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है। और आपने देखा कि पहले वाले हालात नहीं रहे, हालात बहुत जम्मू कश्मीर के बदल गए हैं, और वह दिन दूर नहीं है जबकि हम लोग आतंकवाद का सफाया करके ही दम लेंगे। एक बहुत चिंता का विषय ये हो गया कि पुलिस को, एक तो लोकल्स को उन्होंने पकड़ा, उसमें से कई पर केस भी ठोका गया, लेकिन ड्रोन के जरिए हथियार और पैसे उन लोगों को, ताकि तुम मदद करो, ये ड्रोन्स की समस्या। आपने देखा पाकिस्तान के द्वारा ये कोशिश होती है कि ये हमारा जो पंजाब का बॉर्डर है जी, वहां पर भी ऐसे वेपन्स, ड्रग्स वो भेजने की बराबर कोशिश करते हैं। अब फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि हमारी जानकारी में नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। कैसी गवर्नमेंट है? सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट नाम की अब कोई चीज शेष नहीं बची है। इसके बाद अब अगले हफ्ते फॉरेन मिनिस्टर्स मीट होगा एससीओ में,
बिलावल भुट्टो की आने की बात है और कांग्रेस के कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पूंछ अटैक के बाद बिलावल भुट्टो को नहीं बुलाना चाहिए, पर प्रोटोकॉल क्या कहता है? अब देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है, जिस देश में हो रही है बैठक, स्वाभाविक रूप से जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं सबको आमंत्रित किया जाता है। इससे आगे कुछ नहीं है। हमारी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, उसमें हमारी चाइना के भी डिफेंस मिनिस्टर आए थे। और गलवान के बाद पहली बार बातचीत हुई आपकी? हाँ, पहली बार डिफेंस मिनिस्टर से पहली बार बात हुई चाइना की। सर, आपका स्टैंड हमेशा रहा है कि डिटैच करके नहीं देखा जा सकता है चीन और भारत के रिश्ते और सरहद की स्थिति को, पर चीन कहता है कि नहीं, इसको अलग अलग माना जाए। क्या ये संभव है? प्रश्न ही नहीं है। जब तक बॉर्डर का मुद्दा रिजॉल्व नहीं होता है तब तक रिश्ते किसी भी सूरत में नॉर्मल नहीं हो सकते। पर चीन इस बात पर अड़ा है अभी भी कि वो दोनों को अलग मानना चाहता है। पर ऐसी कोई बात तो उन्होंने हमारे सामने नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। ये बात उन्होंने कही है। विदेश मंत्री ने भी अपनी तरफ से कहा कि अगर सेना का ऐसा पराक्रम नहीं होता जैसा कि सरहद पर है, तो हम इस बराबरी पर चीन से बात भी नहीं कर सकते थे जैसे हम इस समय कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। परिस्थितियां बदली हैं भारत की, बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, दुनिया भी मानने लगी है। पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत अब कमजोर भारत नहीं है, बल्कि भारत अब एक ताकतवर भारत बन चुका है। भारत किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन भारत के ऊपर कोई आक्रमण करने की कोशिश करता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। अब यह मैसेज स्पष्ट रूप से चला गया है। यही कारण है सर कि जो चाहे वो एससीओ को चेयर करें या फिर G20 की मेजबानी हो, इन सारी परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया देखती है इस तरफ। रूस यूक्रेन, पिछले G20 में भी यह संभव नहीं हो पाया था कि सब एक मंच पर एक साथ आ जाएं, पर भारत में तो सब आ रहे हैं पार्टिसिपेट। सभी आ रहे हैं। ये भारत की शक्ति का, देखिए, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में मोदी जी की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। यह कोई छोटी बात नहीं थी कि जिस समय यूक्रेन में हमारे भारत के बहुत सारे लगभग 20,000 से अधिक बच्चे जो फंसे हुए थे और भारत लौटना चाहते थे, तो उस समय सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात करना, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात करना, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से बात करना, थोड़ी देर के लिए युद्ध रुक जाना, सामान्य हो जाना, स्थिति सामान्य हो जाना, और लोगों का वहां से निकलकर बाहर आना, भारतीयों का, यह कोई छोटी बात नहीं है। जो बहुत ही एक लोकप्रिय नेता होगा, एक हाई स्टेचर का होगा, ऊंचे कद का जो नेता होगा, और जिसके कद की, जिसके स्टेचर की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी होगी, वही इस काम को कर सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। सर, अभी सूडान से भी इवैक्यूएशन, सूडान से भी इवैक्यूएशन हो ही रहा है। बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं। बीती रात भी एक बहुत डेयरिंग ऑपरेशन हुआ। बहुत डेयरिंग हुआ, बहुत डेयरिंग। और इसके लिए सब तो इंटरनेशनल फोरम पर भी भारत कोई बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं कि भारत क्या बोल रहा है, कान खोलकर लोग सुनते हैं। पहले इतनी गंभीरता पूर्वक भारत को कोई नहीं लेता था। पर इसमें भी सवाल आप लोगों पर उठे कि कर्नाटक में चुनाव थे, आप लोगों ने अपनी इवैक्यूएशन प्लान को ऑपरेशन कावेरी कह दिया। नहीं, पहले ऑपरेशन गंगा, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन तो पहले भी कर चुके हैं ना, कि अब कर्नाटक को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। हम अपने देश की नदियों के आधार पर ऐसे ऑपरेशन का नाम रखते ही रहते हैं, पहले भी रखा है। कर्नाटक पर वापस लौटते हुए, चैलेंज सबसे बड़ा आपको इस समय लग क्या रहा है? कर्नाटक में आपको चैलेंज इस समय सबसे बड़ा क्या लग रहा है कि आप रिटेन कर पाए यहाँ पर सरकार को? बहुत कॉम्पिटिटिव है अभी पूरा, अगर हम देखें ऐसा नहीं है कि स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। कर्नाटक की जनता चाहती है कि साथ डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, और इस बार क्लियर मेजॉरिटी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है।
लोग चाहते हैं कि एक बार क्लियर मेजॉरिटी की यहां पर गवर्नमेंट बने और केंद्र में हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, डबल इंजन की गवर्नमेंट कर्नाटक और अधिक डेवलपमेंट कर सकती है। कांग्रेस कहती है दोनों इंजन फेल हो रहे हैं। कांग्रेस कहती है डबल इंजन नहीं हो तो इंजन फेल है। देखिए, कांग्रेस को कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा दिल्ली के इंजन कैसे फेल हो गया, ये कहने के पीछे आधार क्या है उनका? भाई, जो दिल्ली में हमारी जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के रहते ही हमारी भारत की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ी हो गई। देश की विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ी हो गई, जो कि आज के 9-10 वर्ष पहले 10वें या 11वें स्थान पर हुआ करती थी। और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, मॉर्गन स्टैनले ने तो यहां तक कह दिया 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में, दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। फिर भी कोई यदि जो कहना चाहे कहे। अच्छा राजनाथ, एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपने राजनीति का एक बहुत लंबा दौर देखा है। ये जो आप लोगों पर आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से कि आप बदले की कार्रवाई करते हैं, हमेशा उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो आपके खिलाफ बोलते हैं। देखिए, इसे मोदी जी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि हम भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं करेंगे, और हम बदले की कार्रवाई करते हैं तो लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट के ऊपर तो किसी का कोई दबाव नहीं है, क्यों नहीं वहां से राहत मिलती है? आरोप लगाने के लिए किसी पर आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है। कहा गया कि सत्यपाल मलिक ने अपनी बात उठाई तो उनको 5 घंटे का। पहले क्यों नहीं उठाया? पद से हटने के बाद क्यों उठा रहे हैं? उन्होंने कहा उस समय फोन किया था। उस समय तो किसी को नहीं मालूम था कि फोन किया था। तो आपको लग रहा है राजनीति से प्रेरित आरोप है? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अब ऐसे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, हर व्यक्ति के स्टेटमेंट पर मैं कमेंट नहीं करता हूँ। लेकिन कर्नाटक को लेकर आप आश्वस्त हैं? कर्नाटक को लेकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। कर्नाटक में क्लियर मेजॉरिटी से हमारी गवर्नमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ जी।